अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अमेरिका दाइश, अलकायदा समेत दहशतगर्द तंजीमों की मदद कर रहा है, अमेरिकी रुकने कांग्रेस का एतराफ। अमेरिका से 2000 टन वजनी बमों की खेप इसराइल पहुंच गई। गजा बराए फरोख्त नहीं, ट्रंप के मंसूबे के खिलाफ लंदन में अवाम सड़कों पर आ गए। मेरे फैसलों को क्यों रोका, डोनाल्ड ट्रंप का वफाकी जजेस के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई का ऐलान। और पाकिस्तान कब आएंगी, चैंपियंस ट्रॉफी में किसको सपोर्ट करेंगी, राखी सावंत ने सब बता दिया। आज के प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू। जी, ये थी टॉप स्टोरीज और अब खबरों की तफसील की तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने ये पोल खोल दिया है अमेरिका का। अमेरिका ही दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करता है, अमेरिका ही उनकी फाइनेंसिंग करता है और ख़ास तौर पर यह काम हो रहा है अफगानिस्तान में। फलाही कामों की आड़ में अमेरिका ने क्या क्या मकासद हासिल किए। अमेरिकी कांग्रेस के रुकन स्कॉट पेरी ने यूएस एड से मुताल्लिक होशरुबा इंकिशाफात कर दिए। अमेरिकी हुकूमत में फंड्स की गलत तकसीम के इल्जाम की तहकीकात के लिए कांग्रेस में एक नशिस्त हुई। पेंसिल्वेनिया से ताल्लुक रखने वाले अमेरिकी रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस स्कॉट पेरी का कहना यह था कि यूएस एड के फंड्स कहां खर्च होते हैं, इस रकम का कितना हिस्सा किसको मिलता है, किसी को कुछ नहीं पता। उन्होंने इंकिशाफ किया कि रकम का बड़ा हिस्सा मजहबी मदारिस, दाइश, अलकायदा, बोको हराम और दहशतगर्दी के तरबियती कैंपों को मिलता है। और उन्होंने एतराफ़ किया कि अमेरिका दहशतगर्दी की माली मुआवनत कर रहा है, जो कि यूएस एड के जरिए भी अंजाम पाती है। अमेरिका के रुकन कांग्रेस ने इस बात को तस्लीम किया कि अफगानिस्तान में जो फंडिंग दी जाती है यूएस एड के जरिए, वो फिर उसके बाद आईसिस और बोको हराम और न जाने कहां कहां इन दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत में इस्तेमाल हो रही है। जी, आगे बढ़ते हैं और अमेरिका की ही बात करते हैं। साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन की रुखसत के वक्त रोकी गई जो जंगी साजो सामान की तरसील थी, वो एक बार फिर शुरू हो गई है और ट्रंप ने ओहदा संभालते ही अमेरिका से 2000 टन वजनी बमों की खेप इसराइल पहुंचाना शुरू कर दी है। गुज़िश्ता रात को पहुंचने वाले जहाज से 2000 पाउंड वजनी बमों की बड़ी मिकदार एशदोद पोर्ट पर उतारी गई। बमों को दर्जनों ट्रकों पर लोड करके इसराइली एयर बेसिस की तरफ रवाना कर दिया गया। इसराइल के दिफाई वजीर कैट्स ने बमों की आमद पर खुशी का इजहार करते हुए यह कहा है कि यह खेप ट्रंप इंतजामिया की जानिब से जारी की गई है, जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत इत्तेहादी ताल्लुकात का सबूत है। अक्टूबर 2023 में जंग के आगाज से लेकर अब तक 76,000 टन से जायद फौजी साजो सामान इसराइल पहुंच चुका है, जिसमें से ज्यादातर सामान अमेरिका से आया है। और अब ये जो अमेरिका ने भेजे हैं 2-2,000 पाउंड वजनी, 2-2,000 टन वजनी जो ये बम है, ये अमेरिका और इसराइल के आगे आने वाले जो मजमूम मकासद हैं उनको जाहिर करते हैं। और फिर अब इन मामलात के हवाले से मुख्तलिफ बयानात भी सामने आते रहे हैं और यह बयान भी सामने आया था कि अमेरिका गजा पर कब्जा कर लेगा, गजा के लोगों को किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। उर्दन और मिस्र से बात हो रही है, ट्रंप अपना मंसूबा टेबल पर रख चुके हैं और मुसलसल उर्दन और मिस्र पर और फलस्तीनियों पर उसको कबूल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। जबकि फ्रांस, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र और दीगर ममालिक ट्रंप के इस मंसूबे को मुस्तरद कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे नस्ल कुशी के मुतरादिफ करार दिया है और अब ट्रंप की फलस्तीनियों को बेदखल करने की मंसूबा बंदी के खिलाफ उठने वाली जो आवाजें हैं वो ऐवानों से सड़कों तक आ गई हैं। लंदन का रुख करते हैं। लंदन में हजारों अफराद ने सदर ट्रंप के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया। फलस्तीनी परचम लहराए हुए हजारों लोगों ने अमरीकी सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर और इसराइल के खिलाफ कब्जा नहीं आज़ादी, गजा बराए फरोख्त नहीं, नस्ल कुशी जो है वो नामंजूर, नस्ली सफाई नामंजूर, ये सारे नारे लगाए और बता दिया कि जो अवाम है और जो हुकूमत है वो दोनों अलग अलग पेज पर हैं। हुकूमतें इसराइल की तरफ हैं और अवाम जो है वो फ़लस्तीनियों की तरफ हैं और वो किसी भी सूरत फ़लस्तीनियों की जो नस्ल कुशी है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये मुजाहरे हो रहे हैं बरतानिया में। इसी हवाले से आगे बताते हैं आपको, इसराइल ने हफ्ते के रोज़ रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों को जानबूझकर इसराइल की जो वो सितारे वाली जो वर्दी होती है, वो जो शर्ट्स होती है, सितारा दाऊदी, स्टार ऑफ डेविड जिसको कहा जाता है,
उसकी शर्ट्स पहनाई थी और उनके ऊपर अरबी में लिखी गई तहरीर से फ़लस्तीनियों को धमकाने की कोशिश थी और उसमें लिखा हुआ था कि ना कभी भूलेंगे और ना कभी माफ़ करेंगे। लेकिन ये जो डराने की तदबीर थी इसराइल की, ये उल्टी पड़ गई है, क्योंकि फ़लस्तीनी किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। इसराइली जेलों से रिहाई पाने के फौरी बाद फ़लस्तीनी कैदियों ने न सिर्फ इन शर्ट्स को उतार फेंका बल्कि इन शर्ट्स को आग भी लगा दी। बिल्कुल ये देखें मनाजिर जिसमें आपको नज़र आएगा कि जो है वो बहादुर लोग हैं और इन्होंने इन शर्ट्स को फ़ौरन रिहाई पाने के बाद उतारा और इन शर्टों को जला दिया। ये है वो जज्बा जिसकी वजह से फ़लस्तीन आज तक इसराइल का और एक इसराइल जैसे दुश्मन का मुकाबला कर रहा है। अब मज़ीद ख़बरों के लिए हम एक मरतबा फिर अमेरिका की ही बात करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका अब एक तरह से मुकाबला शुरू हो गया है अमेरिका की अदालत से। जी, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की अदालत जो है वो आमने सामने आ गई है, क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कहावत है, किसी ने क्या खूब बात की है कि जिसके हाथ में हथौड़ा होगा उसे हर मसला कील ही नज़र आएगा और वो हर मसले को हथौड़ा मार कर ही सॉल्व करना चाहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने उनके फैसलों को रोकने वाले जजेस को कील की तरह ठोकने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी रिपब्लिकन अराकीन कांग्रेस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को रोकने वाले 2 वफाकी जजेस के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। रिपब्लिकन रहनुमा एंड्रयू क्लॉयड ने अमेरिकी ज़िले जज जॉन जे मैककॉनल जूनियर के खिलाफ मुआखजे की तारीख पर काम शुरू कर दिया है। मैककॉनल ने ट्रंप हुकूमत के वफाकी अखराजात मुंजमद करने के फैसले को कलअदम करार दे दिया था। इसी तरह रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस एली क्रेन ने जज पॉल एंग्लैमर के खिलाफ भी मुआखजे की तैयारी शुरू कर दी है। इन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया को महकमा ख़जाना के रिकॉर्ड तक रसाई देने से रोक दिया था। अब सदर ट्रंप ने इससे मुताल्लिक ये कहा है कि इन जजेस ने संगीन खिलाफ वर्जी की है, हमें इन जजेस के किरदार का जायज़ा लेना होगा। नायब सदर जो है अमेरिका का JD वेंस, उसने तो जजेस पर इख्तियारात से तजावुज़ करने का ही इल्ज़ाम लगा दिया है। उसने कहा है कि ये जजेस इंतज़ामिया के जायज़ इख्तियारात पर काबिज़ होने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिकी जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक जजेस को हटाने के लिए जो मुआखज़े की जो कामयाबी है वो काफ़ी मुश्किल नज़र आती है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त अमेरिकी हुकूमत और अमेरिका के जजेस यानी कि अमेरिका का जो अदालती वो इस वक्त आमने सामने हैं और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं। जी, अगली खबर हम आपको लेकर चलते हैं रशिया। जी, रशिया से एक खबर सामने आई है और वो है इन 2 लोगों की फ़ोन कॉल्स के हवाले से, एक अमरीकी और एक रूसी। ये दोनों सुपर पावर्स हैं, लेकिन इन दोनों सुपर पावर्स के जो दरमियान अब बर्फ़ है वो पिघलने लगी है। दोनों ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा हैं उनके दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। सरगेई लारोफ और मार्को रूबियो, इन दोनों ने 2 तरफ़ा बातचीत शुरू करने पर आमदगी का इजहार किया है। ट्रंप और प्यूटन की मुलाकात की तैयारी के लिए इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। बराक ओबामा से का जो दौर था उससे आयद रूसी सिफारतकारों पर आयद जो पाबंदियाँ थी वो भी ख़त्म करने पर आमादगी ज़ाहिर हो गई है। तो ये जो मामला है अब ये आगे बढ़ा है और अब हम आपको लेकर चलते हैं जी जर्मनी, और जर्मनी में मामला क्या पेश आया है ये हम आपको बताते हैं। जर्मनी के जो JD वेंस ने, हमने आपको बताया था कल कि JD वेंस ने जो है वो बात ये की है कि जी यूरोप में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है वगैरह वगैरह, तो इस पर जो है वो बात की है। जर्मनी की तरफ से बयान सामने आया है। जर्मन चांसलर जो है ओलाफ, उन्होंने कहा है कि आप हमें ये ना बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, आप हमें ना सिखाएं। और जर्मनी में चूँकि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो ये भी देख रहा है जर्मनी के AFD पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के जो साथी हैं इलॉन मस्क, उसकी तरफ से। तो ये सारा मामला जो है वो जर्मन चांसलर ने सख्ती से इसका जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क के मामलात में आपको किसी भी तरह से जो इंटरवेंशन है उसका करने का कोई हक हासिल नहीं है। और जर्मनी की ही चूँकि हम बात कर रहे हैं तो जर्मनी में 23 फरवरी को इलेक्शंस हैं और उस इलेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हो रहा है। हमारे नुमाइंदे हैं अब्दुल रहमान, बर्लिन में वो मौजूद हैं, उनसे हम ज़रा बात करते हैं और पूछते हैं कि जी इलेक्शंस की क्या सूरत हाल है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इस्तेमाल हो रही है जर्मनी के इलेक्शंस में। जर्मनी में आम इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा खबरें भी मंजर आम पर आ रही हैं। तफसीलात के मुताबिक जर्मनी के जो सबसे ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स जिसका नाम डॉयचे वेले है, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की और उस रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया नेटवर्क X के ऊपर एक कैंपेन चलाई जा रही है जिसके अंदर
री इमिग्रेशन के मुद्दे को प्रमोट किया जा रहा है। री इमिग्रेशन का मतलब ये है कि जर्मनी में जो लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनको उनके मुल्कों में वापस भेजा जाए। जब इस मामले की तहकीक की गई तो ये पता चला कि इन अकाउंट्स के पीछे कोई भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जितने भी अकाउंट्स ये कैंपेन सोशल मीडिया पर चला रहे हैं ये सारे के सारे एआई जनरेटेड हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये अकाउंट्स बनाए गए हैं और ये अपना कंटेंट जनरेट कर रहे हैं और री इमिग्रेशन के मुद्दे को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और अब्दुल इसके रहमान हमारे साथ साथ मौजूद थे और बात हो रही थी कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके एक पूरा नैरेटिव जो है वो बनाया जा रहा है जर्मनी के इलेक्शंस के हवाले से। नाजरीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वर्ल्ड वाइज में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और इस सेगमेंट में हमने बात करनी है कुछ हादसों की। और ये दुनिया ऐसी हो गई है कि अगर आप खबरें देखें, अगर आप टेलीविज़न चैनल लगाएं, अगर आप जो है वो अखबार उठाकर देखें तो आपको हादसे इतने ज़्यादा नज़र आते हैं, कत्ल नज़र आएंगे, आपको लोग मरते हुए नज़र आएंगे। यूँ लगता है कि हर जगह पर कोई ना कोई हादसा हर वक्त हो रहा है और हम शायद उन हादसों को देख देख कर अब इम्यून हो गए हैं। हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई है कि अब हादसों के हवाले से जब कोई खबर आती है तो हमें शायद उसका कोई असर नहीं होता। बहरहाल कुछ हादसे ऐसे हुए हैं इस दुनिया में जिसके हवाले से हमने सोचा कि ज़रा उनकी बात कर ली जाए। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं जिस मुल्क में, उसका नाम है जी भारत। और भारत में एक और हादसा, हमने अभी पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कुछ हादसों के बारे में भारत में जो हुए हैं, और अब भारत में एक और वाकया सामने आया है। माशी तरक्की के दावे करने वाला जो भारत है, भारतीय हुकूमत जो है वो इंतज़ामी उमूर संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। मजहबी त्यौहार जो है कुंभ मेला, वो एक बहुत बड़ा मेला होता है और उस कुंभ मेले और बदनज़मी से जुड़ा एक के बाद एक हादसा भारत से हमारे सामने आ रहा है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 18 अफराद हलाक हो गए हैं। ये भगदड़ रेलवे स्टेशन पर मची और इसमें 18 अफराद हलाक हुए हैं और उनमें 10 ख़वातीन हैं, 3 बच्चे भी शामिल हैं इन हलाक ज़दगान में। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, ये सब ऐसी जगह हैं जिन पर इंतहाई रश पाया जाता है और रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म के मुसाफिरों के आने से भगदड़ मच गई। और अब ज़ाहिर है रेलवे हुकाम जो है वो इस वाक़े की इंक्वायरी का उन्होंने हुक्म दे दिया है। इससे कबल कुंभ मेले के दौरान बदनज़मी हुई थी, वहाँ पर 30 अफराद हलाक हुए थे, काफ़ी लोग वहाँ पर ज़ख्मी हुए थे। तो ये एक के बाद एक भारत में इस तरह के वाक़यात जो हैं और हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। अगले जिस मुल्क की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा जहाँ पर एक वाक़या हुआ है और वो जो मुल्क है वो है ऑस्ट्रिया। जी, ऑस्ट्रिया में भी एक हादसा हुआ है और इसके बारे में आपको बताते हैं। ऑस्ट्रिया का एक शहर है जिसका नाम है विलाज। अब विलाज में क्या हुआ है, 23 साला शामी पनाह गुज़ीन है, उसने कई राहगीरों पर चाकू से हमला कर दिया। ऑस्ट्रिया में भी सीरिया से बहुत सारे ऐसे लोग गए थे जो कि वहाँ पर पनाह गुज़ीनों के तौर पर रह रहे हैं, अजाइलम सीकर्स थे, उनको वहाँ पर रखा गया था। अब ये वाक़या पेश आया है कि जिसके अंदर एक शामी जो पनाह गुज़ीन था, 23 साल का ये लड़का था और उसने मुख्तलिफ लोगों पर चाकू से हमला किया और उस हमले के नतीजे में एक 14 साल का लड़का हलाक हुआ है और 4 अफराद इस मामले में ज़ख्मी भी हुए हैं और इन 4 लोगों में से 2 लोगों की हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जाती है। फिर जो ज़ख्मी होने वाले हैं उनकी उम्रें 14 साल से 32 साल की उम्र के दरमियान हैं, काफ़ी यंग लोग हैं ये। पुलिस ने हमलावर को कर लिया है गिरफ्तार, ये जो शामी पनाह गुज़ीन था इसको गिरफ्तार कर लिया है और अब इससे तफ्तीश है कि ये वाक़या क्या है, क्या ये कोई हेट क्राइम है या इसका क्या मोटिव था, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसके बाद हम आपको लेकर जाते हैं जर्मनी की तरफ। जी, जर्मनी में हमने आपको बताया था कि एक वाक़या पेश आया था और उस वाक़े में एक अफ़गान पनाह गुज़ीन था, उसने गाड़ी से कुछ लोगों को उड़ा दिया था। एक मुज़ाहरा हो रहा था वहाँ पर, एक प्रोटेस्ट हो रहा था और गाड़ी से उसने उन लोगों पर हमला किया था। जर्मनी के शहर म्यूनिख में यह वाक़या पेश आया था और उस वाक़े में गाड़ी चढ़ाने वाला जो यह वाक़या था उसमें ज़ख्मी होने वालों में से 2 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हम जानते हैं, जो हमारे नुमाइंदे शाहिद अमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी शाहिद, बताइएगा कि क्या तफसील है और ये जो 2 लोग अब इस वाक़े में हलाक हुए हैं ये कौन लोग हैं? जी बिल्कुल,
इस हमला में 39 अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से 18 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही थी। बदकिस्मती ये हुई कि इस हमला के 2 दिन बाद जो है वो 37 साला खातून अपनी 2 साला बच्ची के साथ ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गई। हुकाम ने बताया है कि इस हमले में जो है वो 24 साला फरहाद नूरी नामी एक अफ़गानी पनाह गज़ीन जो है वो शामिल था, जिसने इस हमले का एतराफ़ भी किया है। और इस मुलजिम ने जो है वो एक मुज़ाहरा जो कि जर्मन वैदी तंजीम कर रही थी, जिसमें तकरीबन 1500 अफराद शरीक थे और ये तनख्वाहों में इजाफे के लिए ये मुज़ाहरा कर रही थी। तो इस अफ़गानी ने अपनी सफ़ेद मिनी कूपर जो है मुज़ाहिरीन पर चढ़ा दी थी। हुकाम का ये भी कहना है कि इस अफ़गानी ने सोशल मीडिया पर कुछ इस्लामी मवाद जो है वो भी शाया किया था। ताहम हुकाम जो है अभी तक इस अफ़गानी का ताल्लुक़ किसी भी इस्लामी शिद्दत पसंद तंजीम के साथ जोड़ने से नाकाम रहे हैं। एक और भी बहस ने जो है वो जन्म लिया है कि अब से तकरीबन 23 फरवरी को जो है तकरीबन एक हफ़्ते बाद तकरीबन 23 फरवरी को जर्मन इलेक्शन है और इस हमले का जो सीधा जो फ़ायदा है वो एक महाजरीन मुखालिफ तंजीम जिसका नाम AFD है AFD उसको बिल्कुल हुआ है। जी। इसने सीधा फ़ायदा उससे उठाया है। तो ये भी बहस छिड़ गई है कि इलेक्शन के ठीक एक हफ़्ता पहले इस तरह का वाक़या क्यों हुआ, जबकि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ जो है उसने इस वाक़े पर सदमे का इज़हार किया है और अफसोस का इज़हार किया है, जबकि हज़ारों की तादाद में जो है वो जो अफसोस करने वाले जो लोग हैं जो जर्मन हैं, इसमें सारी कम्युनिटी के लोग शामिल हैं, वो इस वाक़े की जगह पर इकट्ठे होकर शम्ए रोशन करते जा रहे हैं। बहुत जी। शुक्रिया जी, बहुत करेंगे। शाहिद अमीर साहब हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे इस वाक़े में 2 लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जान की बाजी हार गए हैं, उसमें एक खातून और उसकी 2 साला बच्ची शामिल है जी। एक और आपको वाक़े की तरफ लेकर चलते हैं, एक और कत्ल का वाक़या है और ये जो कत्ल का वाक़या है ये पेश आया है साउथ अफ्रीका में। अच्छा, अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का वाक़या है। ज़ाहिर है कत्ल जो है वो जब होता है तो ये एक नामुनासिब वाक़या होता है, लेकिन ये जो वाक़या है इसके बारे में कुछ तफसील मैं आपको बताता हूँ। देखें, हम जब अपने रिलीजन का मुताला करते हैं, अपने दीन का मुताला करते हैं, तो ये बात हमारे सामने मुकम्मल तौर पर आ जाती है कि हम जिन्स परस्ती यानी कि ये जो LGBT वाले जो मामलात आजकल चल रहे हैं, इसकी मुकम्मल तौर पर इस्लाम में मुमानियत है। और हम जब कुरान को पढ़ते हैं, हम जब इस्लाम का मुताला करते हैं और हम जब ये देखते हैं कि कौम लूत के साथ क्या हुआ, तो हम जानते हैं कि ये चीज़ ऐसी है कि जो कि मुकम्मल तौर पर इस्लाम में मना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इस मामले में रिलीजन की गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं और कहते हैं कि जी ये चीज़ तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ज़ाहिर वो एक गलत इंटरप्रिटेशन है। और यहाँ पर एक ऐसे शख्स का मैं जिक्र करूँगा कि जो कि साउथ अफ्रीका में जिसका कत्ल हुआ है, ये वो शख्स था जो कि ओपनली सबके सामने खुलेआम ये कहता था कि मैं हम जिन्स परस्त हूँ, और वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई थी और उस मस्जिद में हम जिन्स परस्त ये शख्स जो है वो मस्जिद का इमाम था और ओपनली इसको कहते हैं कि जी ये एक ऐसा शख्स जो कि हम जिन्स परस्ती का कायल था और वहाँ पर ये इमाम बना हुआ था। अब इस शख्स के साथ ये वाक़या पेश आया है। मतलब देखें दुनिया में क्या क्या हो रहा है, किस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि हम जिस परस्ती को इस्लाम से जोड़ा जा रहा है और वो शख्स जो है वो एक ऐसा शख्स जो कि इस चीज़ को प्रमोट भी कर रहा है और उस वहाँ पर एक मस्जिद का इमाम भी बना हुआ था। तो जनूबी अफ्रीका में हम यूँ कहें कि दुनिया का पहला हम जिन्स परस्त इमाम समझा जाने वाला ये शख्स, इसका नाम था जी मोहसिन हैंड्रिक्स। और मोहसिन हैंड्रिक्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने इस शख्स को जनूबी अफ्रीका का शहर है गेब्रा, उसके करीब जो है वो हमलावरों ने इस शख्स को निशाना बनाया और वो लोग मौके से फरार हो गए। मोहसिन हैंड्रिक्स और एक और शख्स भी था इसके साथ, ये दोनों गाड़ी में मौजूद थे और जब एक गाड़ी जो है वो इनके सामने आकर रुकी, 2 नामालूम हमरावर जो थे वो उस गाड़ी से निकले, उन्होंने इनकी गाड़ी पर फायरिंग की और उसमें ये जो शख्स था मोहसिन हैंड्रिक्स ये मौके पर हलाक हो गया, जबकि इसके साथ जो ड्राइवर था मौजूद वो महफूज रहा। अब कत्ल के पीछे असल वजह क्या है ये ताहाल मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहसिन हैंड्रिक्स जो है इसका ताल्लुक LGBTQ जो कम्युनिटी है उससे था और ये कहता था कि जी मैं मुसलमान हूँ। 1996 में ये हम जिन्स परस्त के तौर पर ये शख्स सामने आया था। जनूबी अफ्रीका का शहर है
केप टाउन, उसके करीब एक मस्जिद है अल गरबा मस्जिद, वहाँ पर ये इमाम था। और कहा जाता है कि जी ये जो मस्जिद है ये हमजिन्स परस्त लोगों के लिए बड़ी महफूज पनाहगाह समझी जाती है। कितनी बड़ी ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो दीन जो कि मुकम्मल एक चीज़ को ओपनली गलत कहता है, और उस दीन के नाम पर ये शख्स जो है वो वहाँ का इमाम बना हुआ था और अपना जो हमजिन्स परस्ती का जो एजेंडा था वो उस मस्जिद में बैठकर इमाम के तौर पे फैलाता था। तो बहरहाल इस शख्स के हवाले से यह वाक़या सामने आया है कि उसे कत्ल कर दिया गया है। अब आगे तफ्तीश होगी कि कत्ल करने वाला कौन था, क्या मामला था, क्यों इसे कत्ल किया गया, लेकिन ये खबर थी। बहरहाल एक छोटा सा हमें वक्फा लेना है और वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात एक ख़ास शख्सियत से करवानी है हमें, और वो शख्सियत ऐसी है जो कि पाकिस्तान आने के लिए बेताब है, और पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो कि उनका बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। ये शख्सियत कौन है हम आपको मिलवाएंगे इनसे एक छोटे से वक्फे के बाद। मुलाकात करते हैं आपसे। यह है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बड़ी ख़ास पर्सनालिटी से। ये जो खातून है इनकी तस्वीर आपके सामने आ गई है, आप सब जानते हैं इनको। ये खातून जो है इनका नाम है राखी सावंत, और राखी सावंत जो है उनका आजकल एक बड़ा उन्होंने एक शोशा छोड़ा कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो एक्ट्रेस हैं हानिया आमिर, उन्होंने कहा कि जी मैं आपका एयरपोर्ट पर वेट कर रही हूँ। अब ये दोनों की जो गुफ्तगू हुई, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये क्या मामला है, ये पाकिस्तान आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, शादी के ख्वाहिशमंद बहुत सारे लोग आ गए। तो हमने सोचा राखी सावंत से बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई अगर आप पाकिस्तान आ रही हैं तो कब आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, ये सारा मामला क्या है। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ राखी सावंत मौजूद हैं जो कि हमें दुबई से ज्वाइन कर रही हैं। उनसे हम बात करते हैं। राखी सावंत, हेलो, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, बढ़िया हूँ। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड जी, ज़बरदस्त। तो सबसे पहले तो हमारे नाजरीन जो हैं वो ये जानना चाहते हैं, बल्कि बहुत सारे जो पाकिस्तान में लोग आपकी इस न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं वो सब ये जानना चाहते हैं कि भाई कब आप पाकिस्तान आ रही हैं, कब तक हम वेट करें आपका? तो भैया मैं तो पाकिस्तान बहुत जल्दी आने वाली हूँ, बट एक मिनट, क्या हुआ? मुझे एम्बेसी से इतना बड़ा लेटर आ गया है। अच्छा। मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। तो पाकिस्तान एम्बेसी को कहना चाहती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों क्या कर सकती हूँ? आई रिक्वेस्ट कि मेरे वीजे लग जाए और मैं आना चाहती हूँ। नहीं तो रिक्वेस्ट है कि आप आना चाहती हैं, लेकिन मुझे बताएं कि भाई वो कह क्या रहे हैं आपसे कि आप क्या नहीं कर सकती, क्या बातचीत हो रही है उनसे आपकी? मैं शायद वही तो आपके सामने मैं आपको पढ़वाना चाहती हूँ। कहाँ गया उनका मेल? ढूंढे ढूंढे। जिंदगी में आसान थोड़ी ना है। हाँ। बताओ, लोग मुझे रोक रहे हैं, पाकिस्तान के लोग मुझे बुलाना चाहते हैं, लेकिन एम्बेसी वीजा नहीं दे रही है। अरे लैला मजनू के बीच में आ गई है, अब एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी आ गई है। वो एम्बेसी कह क्या रही है ये तो बताएं, क्या कहते हैं वो, ये समझाएं जरा। कहती है कि मैं वहां आके शादी नहीं कर सकती, ढोल नहीं बजा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। मेरे पास पूरा लिस्ट है। चलो आपका इंटरव्यू पहले खत्म करते हैं, फिर आपको मैं वॉइस मैसेज वो सारे भेज दूंगी। चलें ठीक है दीजिएगा, लेकिन हमारी एम्बेसी है वो देखकर वीज़ा देती है कि किसको वीज़ा देना है, किसको नहीं देना, और उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस होनी है, वो सारा हमारी एम्बेसी को पता है। दे आर एक्सपर्ट पीपल। मुझे ये बताएं, ये जो पाकिस्तान आने का सिलसिला है ये शुरू कैसे हुआ, कैसे आपको ख्याल आया, कैसे आपके जहन में ये आइडिया आया कि भाई अब मुझे पाकिस्तान जाना है, ये कैसे शुरू हुआ मामला? जी मुझे मेरा जो दूधी खान है वहां पर, वो इतना, मुझे आपको पता नहीं, शायद पाकिस्तान से लड़के मुझे इतना प्यार करते हैं। अच्छा। फिर मैं तो दुबई में रहती हूँ ना, मैं इंडिया नहीं रहती, मैं दुबई रहती हूँ। ओके। तो मैंने मेरे प्राइम मिनिस्टर को बोला, प्राइम मिनिस्टर मेरा चिलबिल है, मेरा अच्छा। मोदी और मैं, हम दोनों दोस्त है। ओके। हम बहुत ही अच्छे दोस्त है। हम लोग प्राइम मिनिस्टर और मैं, हम लोग बहुत ही अच्छे करीबी दोस्त है। सो जब वो चाय बनाते थे तो वो मेरे मित्र थे। ओके। तो वो गुजरात से हैं, मैं भी गुजरात से हूँ। तो वो स्टार्टिंग में आज से 15-20 साल पहले
चुनाव में खड़े हुए थे, तब उन्होंने मुझे मतलब बोला था, ये ऑनलाइन बोलना अच्छी बात नहीं है, कि प्रचार करने के लिए, बट मैंने प्रचार किया था हाँ। और इतना प्रचार किया था, हर जगह मैं उन्हें सपोर्ट करती थी, आज भी करती हूँ मोदी जी को। तब से हमारी अच्छी फ्रेंडशिप शुरू हुई है। Okay. मैं आपको उनके मेरी वीडियोस भी भेज दूंगी, फोटोज भी भेज दूंगी। हाँ, सब भेजना। टिकटॉक बंद हो गया है इंडिया में, तो मैंने उनको बोला, वो मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत इज्जत करते हैं मेरी, तो मैंने, भारत रत्न हूं मैं, भारत का रत्न हूं मैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी भारत का रत्न अवार्ड भी मुझे मिल जाएगा। Okay. तो मैंने उनको बोला है कि इंडिया में टिकटॉक स्टार्ट करो, वरना मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी। तो डेफिनेटली वो मुझे पाकिस्तान तो भेजेंगे नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी तो शायद प्राइम मिनिस्टर का पर्चा भर सकती हूँ, लड़ सकती हूँ इन फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल, आप बन सकती हैं प्राइम मिनिस्टर। आपने तो बल्कि पॉलिटिक्स की भी थी, पॉलिटिकल पार्टी भी शायद कोई बनाई थी, आई थिंक आपने काफी अरसा अरे पहले। नहीं, वो मैंने बनाई नहीं थी। वो तो मैं रोज बिल्डिंग से ऊपर से नीचे उतरती थी, मुझे तो धक्का मार दिया गया। मैं तो एक एक्ट्रेस थी। तो 7 दिन में मैंने चुनाव लड़ा। अरे भैया, लोगों को सालों से चुनाव लड़ते हैं तो उनको 200 वोट तक नहीं आता है। तो वो 7 दिन के चुनाव में, 7 दिन की पार्टी में मुझे 4,500 वोट आए। इतनी अच्छी बात है, 7 दिन में। वाह, इतनी जबरदस्त आपकी पॉपुलैरिटी। अच्छा, चलें हम आते हैं दोबारा से पाकिस्तान आने वाले मामले की तरफ। तो पाकिस्तान में हानिया आमिर जो है हमारी सुपरस्टार, वो आपका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि हानिया आमिर के, वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे फैन हैं, हम सब उनके फैन हैं, आपको हानिया आमिर में सबसे ज्यादा क्या चीज अच्छी लगी, क्या उनमें पसंद है आपको? देखो, अभी एक फिल्म सुपरहिट हुई है, सनम तेरी कसम, जो पाकिस्तान की हीरोइन है, हमारे इंडिया का हीरो, वो लड़का मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, हम साथ में ही जिम करते हैं। अच्छा। बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटी मेरे दोस्त हैं। ओए होए। एक बंदा नहीं बोल सकता, ऋतिक रोशन से लेके, शाहरुख से लेके, आमिर से लेके, रणवीर से, कोई बोल भी नहीं सकता कि वो मुझे नहीं जानता। सारे मेरे दोस्त हैं। इवन सलमान भाई, शाहरुख, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन हमारा तो घर का रिलेशन। ओके। तो ये फिल्म हमारी काफी सुपरहिट हो गई है, पाकिस्तान की लड़की, हिंदुस्तान का लड़का। मैंने ऑफर दिया है सलमान खान को कि हानिया को कास्ट करे और सनम तेरी कसम टाइप की रोमांटिक फिल्म बनाए। लड़की बजरंगी भाईजान कैसी थी, हाँ। कि हानिया हो पाकिस्तान से हीरोइन और हीरो हो हिंदुस्तान से। अच्छा। ना बढ़िया हो जाए। तो हानिया तो मेरी दोस्त है, मुझे पसंद है हानिया, क्यूटी पाई है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी नेक लड़की है वो। ऑफकोर्स पाकिस्तान में और भी हीरोइनें होगी, बट मैं हानिया को जानती हूँ ज्यादा। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि किसी और को जानूं मैं, प्लीज, आई एम वेरी बिजी। यस यस, सही बात है। तो मुझे ये बताएं कि चले, हानिया आमिर तो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में जो मेल एक्टर्स हैं उनकी बात करें तो उनमें आपको कौन पसंद है? दूधी खान, होने वाला दुल्हा। वैसे वहां से मुझे बहुत सारा ऑफर है। दूधी खान है, फिर मुफ्ती कवि है। मैंने सुना है कि मुफ्ती कवि ने 40 शादियां करी, ये बात सच है? मुझे नहीं पता कि मुफ्ती कवि ने कितनी शादियां की हैं, मैं तो इस बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन वो मुफ्ती कवि, मैंने सुना है कि वो आपसे शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? मुफ्ती जी, मैं हूं राखी सावंत इंडिया से। आपकी 100 बीवी रखो साइड में, या 900 या 1000, मैं 1 लाख के बराबर एक बीवी हूं मैं। मुझे झेलना इतना आसान नहीं है। लो जी, ये मुफ्ती साहब सुन लें आप। डिफरेंट। ओके, यू आर डिफरेंट। और बहुत सारे जो पाकिस्तानी लोग आपसे शादी करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए भी कोई पैगाम है आपके पास? Anything you want to- मुझे गरीब लोग पसंद नहीं है, अमीर लोग है तो वो आ सकते मेरा रिश्ता लेने, लो क्योंकि जी। गरीब तो मैं खुद ही हूँ। वाह। आधे से ज्यादा लोग को लगता है कि राखी सावंत को शादी करेंगे उसकी प्रॉपर्टी ले लेंगे। जुत्ते दूंगी, जुत्ती। तो आपके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं है?
मैं क्यों बताऊं मेरे पास क्या है? अच्छा, ना बताओ आपके पास क्या है। अच्छा ये बताएं कि अगर आप पाकिस्तान आएंगी तो वो इंडिया वाले जो आपके फैंस हैं वो आपसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे, और जो मोदी जी आपके इतने अच्छे जो दोस्त हैं वो आपसे नाराज नहीं होंगे क्या? मोदी जी पाकिस्तान आए थे ना? हाँ। मोदी जी भी तो पाकिस्तान आए थे। जी जी आए थे। जब मेरा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ सकता है तो राखी सावंत क्यों नहीं आ सकती? और देखो, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो यार, अगर मुझे दूल्हा पाकिस्तान से मिल रहा है, सच्चा प्यार, मैं सच्चे प्यार की तलाश में हूँ। सो इंडिया में तो मिला नहीं है। इंडिया में तो कितने लड़के मेरे पीछे हैं। अच्छा, बट सबको क्या है ना, मुझे सीढ़ी बनाना है। आप समझ रहे हो? मतलब सबको मैं एक आसान तरीका लगती हूँ बॉलीवुड में घुसने का। हाँ, ये तो मसला है। इससे पहले मैं शादीशुदा थी। मेरा एक्स था, उसने मेरा इस्तेमाल किया। अच्छा। सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी सारे सेलिब्रिटी से वो मिल लिया। उसने मेरा इस्तेमाल किया शादी करके। चलो अभी तो मेरा तलाक हो गया है। एक हिंदू लड़की थी मैं, क्रिश्चियन थी, एक्चुअली क्रिश्चियन थी, हिंदू थी, पैदाइश में हिंदू थी। फिर मेरी माँ क्रिश्चियन बनी, जीसस क्राइस्ट में बिलीव किया, और मैंने मुस्लिम से उससे शादी करी, तो मैंने इस्लाम कबूल किया। ठीक है। और उसने मेरा सारा पैसा चोरी कर लिया। 3 करोड़, इंडिया के 3 करोड़, मतलब आपके 6-7 करोड़ पाकिस्तान के, मुझे लूट लिया। एंड मेरी जिंदगी को जहन्नुम कर दिया। मैं टैक्स भरती हूँ, तो मेरा अधिकार है जो मेरे दिल में आए बोलने का। एटलीस्ट मैं किसी गलत तो नहीं करती हूँ ना, मैं एंटरटेनर हूँ। तो वो तो जेल में चला गया, और अभी मिन्नतें कर रहा है, मेरे सारे केस वापस ले लो प्लीज। फिर मैं 3 बार उमरा गई। मैंने अल्लाह से वादा किया, या अल्लाह, मुझे नहीं पता मैं कब निकल लूंगी, ये अपनी सजाए भुगत चुका है, मैं इसे माफ कर देती हूँ। तो अभी बहुत जल्द मैं सेटलमेंट करूंगी। उसके सारे केस माफ करके, एक पाकिस्तानी लड़के से शादी करके, 12 बच्चे पैदा करके, 6 बच्चे पाकिस्तानी होंगे, 6 बच्चे मेरे इंडियन होंगे। वाह, विचार हैं आपके, क्या आपकी प्लानिंग है, क्या आपके आइडियाज हैं भाई। मैं तो इम्प्रेस हो गया आपसे। फाइनली आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा मैं। मुझे ये बताएं कि अब अगर अभी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है और उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, तो फिर आप किसको सपोर्ट करेंगी? या अल्लाह, रियली? जी जी, होने वाला है मैच। देखो, अभी तक मेरी किसी पाकिस्तान से शादी हुई नहीं है। हाँ। तो मैं इंटरवल से पहले, टोकन के ऊपर है ना, कौन बैटिंग कर रहा है उसके ऊपर है। हाँ हाँ हाँ, बीच में एक इंटरवल होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। तो इंटरवल से पहले मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगी, इंटरवल के बाद मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगी। एंड ऑफ द डे आई एम पाकिस्तानी बहू। जीनियस जीनियस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वाह वाह, क्या बात है जी, जबरदस्त। क्या आपसे हमारी बड़ी बड़ी ही काम की गुफ्तगू हुई, और आपके आइडियाज़ भी हमें पता चले, और आपकी जो प्लानिंग है वो भी हमें पता चली। बहुत शुक्रिया राखी, थैंक यू, आपने वक्त दिया, और बड़ी इंटरेस्टिंग आपसे कन्वर्सेशन रही। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हमारी दुनिया में बड़े ही इंटरेस्टिंग किस्म के लोग पाए जाते हैं। बस मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।